सो मार्केट वैल्यू वर्सेस इंटरेस्ट वैल्यू चैप्टर है बेसिकली हमारा मार्केट एफिशिएंसी। मार्केट एफिशिएंसी बेसिकली क्या होता है कि आपका मार्केट कितना अच्छा है, मतलब कि उसमें कितना अच्छे से जो जानकारी बेसिकली एब्जॉर्ब हो जाती है। सो इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट मतलब कि वहाँ पे जानकारी अच्छे से हैगी, वहाँ पे एसेट प्राइस बिल्कुल सही होगा। एसेट प्राइस रिफ्लेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन, मतलब कि आप अगर किसी शेयर्स में बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, मतलब कि आप अगर एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कर रहे हो, जो शेयर आपको लगा सस्ता है वो आपने बाय कर लिया, जो शेयर आपको लगा कि महंगा है वो आपने सेल कर दिया, और ऐसा आप बार बार कर रहे हो, ठीक है, एक्टिवली कर रहे हो। तो वो उसके अंदर आप, ये होता है एक्टिव स्ट्रेटेजी। पैसिव स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या होती है, बाय एंड होल्ड। आपने बाय कर लिया और आपने उसको होल्ड करा। तो अगर मार्केट है तो पैसिव स्ट्रेटेजी बढ़िया काम करेगी, मतलब कि आप बाय करके आपने होल्ड करा, और एक्टिव स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके आप एक्स्ट्रा रिटर्न अचीव नहीं कर सकते। सुपीरियर रिस्क इज नॉट अचीवेबल इन एफिशिएंट मार्केट। अगर प्राइस बिल्कुल सही है, प्राइस बिल्कुल सही तरीके से शो कर रहा है, तो आप, तो प्राइस बेसिकली वहां पे बिल्कुल सही, प्राइस रिफ्लेक्ट या एब्जॉर्ब ऑल इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली, ठीक है। और मार्केट खाली सरप्राइजेस पे रिएक्ट करता है, प्राइसेस बेसिकली ओनली रिएक्ट टू द अनएक्सपेक्टेड। सो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन बात करता है मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। मार्केट वैल्यू, मान लीजिए कि जैसे कि किसी शेयर है, कोई शेयर है, लेट्स अडानी पोर्ट्स है, मैंने कहा कि इसकी मार्केट वैल्यू अभी चल रही है 6.4, लेट्स इंट्रिंसिक वैल्यू प्राइस कितना होना चाहिए, लेट्स से मैंने कहा प्राइस 50 होना चाहिए, तो ये प्राइस मतलब बढ़ जाएगा ना बाद में। अब नहीं आ रही हो। सो इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली आपका क्या होता है कि प्राइस जो आपका होना चाहिए, सो अगर मार्केट वैल्यू कम है, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं बाय करो। और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, जैसे अभी जो बोला है, उसने कहा मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा हैगी और इंटरेस्ट वैल्यू बहुत कम आएगा, तो उसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट सेल, ये सेल करते हैं। और अगर मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही प्राइस चल रहा है उसका, तो उस सिनारियो में उस शेयर को हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू को बेसिकली हम फंडामेंटल वैल्यू भी बोलते हैं। तो अगर आप ये देखो, इफ दिस रेड लाइन इज इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे ये प्राइस है, ये होना चाहिए, और ये प्राइस हैगा करंटली, तो ये काफी महंगा है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। और ये प्राइस है अगर, और इतना होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट एफिशिएंट है तो मार्केट वैल्यू विल बी इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर बिल्कुल सही मार्केट है, अच्छी मार्केट है आपकी, अच्छी मार्केट कैसे होती है, यू नो, मार्केट पार्टिसिपेंट, अब उसके अंदर बेसिकली अगर बहुत सारे लोग अपना पैसा लगा रखा मार्केट में, डेली वो बेसिकली डेली बेसिस पे वो जानकारी रख रहे हैं, अपने आप को अपडेट रख रहे हैं, तो उस केस में अगर मार्केट पार्टिसिपेंट ज्यादा होंगे, तो कहीं ना कहीं मार्केट भी आपकी क्या होगी, एफिशिएंट होगी। नंबर ऑफ पीपल जितने ज्यादा होंगे उतनी जो अब नेक्स्ट बेसिकली सेकंड पॉइंट है कि इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी एंड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ पे जो एक लीगल अथॉरिटी है, जो एसईसी है, या फिर एक्सचेंज की जो बॉडी है, एसईसी ले लीजिए या फिर सेबी ले लीजिए, अगर ये कंपनी को कंपेल करती है कि अपना फाइनेंशियल डिस्क्लोजर करे, पूरा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करे, काफी ज्यादा जानकारी दे इन्वेस्टर्स को, उस सिनारियो में मार्केट क्या होगी, एफिशिएंट होगी। क्यों? क्योंकि बिल्कुल वो बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी, और एक तरह से कंपनी को कंपेल कर रहे हैं कि वो पूरी जानकारी दें, और कोई भी क्या कहते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो पाए। सो उस सिनारियो में मार्केट विल बी वेरी मच एफिशिएंट। लिमिट्स टू ट्रेडिंग, आर्बिट्राज मना कर रखा है, शॉर्ट सेलिंग मना कर रखा है, उससे मार्केट आपकी क्या हो जाएगी, इनएफिशिएंट। तो मार्केट को अगर एफिशिएंट रखना है, तो ये सारा आर्बिट्राज भी होना चाहिए,
शॉर्ट सेलिंग भी होनी चाहिए, तो आपकी मार्केट क्या होगी, efficient। क्योंकि उसके अंदर जो भी प्राइसिंग होती है वो तुरंत ही हट जाएगी। ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बेसिकली यहाँ पे क्या होती है कि देखो, अगर हम दोबारा उसमें हम मार्केट एफिशिएंसी की थ्योरी पे जाएं, तो उसमें यहाँ पे क्या बोलता है कि आप अब ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक बड़ा हर्डल है। क्यों? मान लीजिए कि ये एनएससी है, ये बीएससी है, यहाँ पे शेयर 210 का है, यहाँ पे शेयर 214 का है, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट 3 रुपए है मान लीजिए, या मान लीजिए 50 पैसा है मान लीजिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अब दो ये एक ही शेयर है, जैसे कि वो शेयर हैगा, जैसे होंडा का शेयर है मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, यहां से बाय कर लेंगे और यहाँ पे सेल कर देंगे। तो हम करेंगे कब तक, जब तक बेसिकली लेट्स से दोनों मार्केट में इक्वल प्राइस नहीं आ जाता, और हम यहाँ से बाय कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो हमारा कितना हो गया खर्चा, जो हमारा खर्चा हो गया ब्रोकरेज का, $1। तो इसके अंदर हम तब भी ₹4 का हमारा प्रॉफिट है, अगर हम बाय और सेल करते हैं। ट्रांजेक्शन कॉस्ट अगर हमारी $1 है, देन स्टिल वी आर मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ $3। लेकिन अगर यही ट्रांजेक्शन कॉस्ट अगर 0.5 की जगह $3 होती, तो ये कॉस्ट आपकी कितनी होती, $6। तो कभी भी बेसिकली फिर वहां पे आप आर्बिट्राज को यूज नहीं कर पाते। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट करने का एक हर्डल है मिस प्राइसिंग को हटाने का, यही बात लिखी है यहाँ पे। ओके, तो अगर ये कॉस्ट कम होगी, उतना ही आपकी मिस प्राइसिंग कम होगी, तो ये जितनी लोअर है, उतना ही आपका मिस प्राइसिंग लोअर होगी। एसेट बिल्कुल सही प्राइस शो करेगा। इंफॉर्मेशन एक्विजिशन कॉस्ट, देखो, आप शेयर पे एक तरह से एनालिसिस कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी जो चल रहा है, अभी मार्केट में चल रहा है इंडोवर्क का। उन लोगों ने एक देखा कि एक शेयर है वो बहुत उनके हिसाब से बहुत ज्यादा ओवर प्राइस था, उस पे उन लोगों ने रिसर्च किया और ये देखा कि ये शेयर अगर 3400 का हैगा, कायदे में लेट्स से उनके हिसाब से मैं एक अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ कि ये 800 का होना चाहिए सपोज। ठीक है, तो अब बेसिकली यहाँ पे जो एक प्राइस डिफरेंस था वो बहुत ज्यादा था, तो मतलब कि जो अगर वो उसको शॉर्ट सेल करते, क्योंकि वो शेयर क्या करते, वो लोगों ने क्या करा, अपनी रिपोर्ट लिखी और इस पे शॉर्ट से चले गए, इसको सेल कर दिया और इस प्राइस पे आके उसको बाय कर लिया और इतने का प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन अगर लेट्स से कि ये नहीं होता, ठीक है, मतलब कि अगर ये प्राइस है और अगर उनके हिसाब से प्राइस इतना होना चाहिए था, लेट्स से इतना प्राइस का होना चाहिए, जो उनको लग रहा है कि मिस प्राइसिंग बहुत कम है, तो जो बेनिफिट है ना वो बहुत कम है। अगर बेनिफिट कम हैगा खर्चे से, क्योंकि अगर आप रिसर्च करते हो तो कहीं ना कहीं आपका खर्चा वगैरह होता है। अगर बेनिफिट कम है और एक्सपेंस ज्यादा है, एक्सपेंस का मतलब बेसिकली व्हाट आई मेंट इज रिसर्च कॉस्ट, उस सिनारियो में मिस प्राइसिंग विल कंटिन्यू टू परसिस्ट। मैं कभी भी इतनी मेहनत नहीं करूंगा, मुझे बेनिफिट ज्यादा दिखता है और खर्चा मेरा कम हैगा, जो एक डाटा को एक्वायर करने का जो कॉस्ट हैगा, या जो भी लेट्स से मेरे ट्रेडिंग सिस्टम्स हैं, बेसिकली एल्गोरिथम ट्रेडिंग कर रहा हूँ अगर बेसिकली, तो उसके अंदर जो एक्सपेंस काफी कम है और बेनिफिट ज्यादा है, तो उस केस में मेरा मतलब कि इंफॉर्मेशन एक्वायर करने की जो कॉस्ट है अगर वो कम रहेगी, तो मार्केट क्या रहेगी आपकी, एफिशिएंट, मतलब देयर वुड बी, वहां पे कोई प्राइसिंग वगैरह बहुत कम होगी। नाउ ये जो अभी नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हैगा, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी बेसिकली। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे 3 फॉर्म्स होती है, वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग फॉर्म। तो
वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ये बेसिकली आपकी होती है। तो वीक फॉर्म पे बात करते हैं। वीक फॉर्म कहता है कि जो मार्केट प्राइस है ना, इट शोज ऑल द पास्ट हिस्टोरिकल डाटा और ट्रेडिंग वॉल्यूम, मतलब बाय लुकिंग एट द चार्ट्स, बाय लुकिंग एट द चार्ट्स, अगर आप चार्ट्स को यूज करके ट्रेडिंग कर रहे हो तो यू विल नॉट बी एबल टू बीट द मार्केट, मतलब कि आपका रिटर्न नॉर्मल रिटर्न आएगा आपका, यू विल नॉट गेट एबनॉर्मल रिटर्न। अगर आपको एबनॉर्मल रिटर्न चाहिए तो या तो बेसिकली आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसका मतलब बेसिकली आपको ईपीएस, आरओई, आरओए इन सब पे रिलाय करना पड़ेगा, या फिर आपको इनसाइडर इंफॉर्मेशन चाहिए। टू गेट दिस, दिस इज व्हाट यू नीड। आइदर बेसिकली आपको इनसाइडर इंफॉर्मेशन चाहिए और you have to work on fundamental skill to get your abnormal return. To get your, because market price shows all the past data of price, मतलब based on the, मतलब टेक्निकल एनालिसिस यूज करके, इसका इस्तेमाल करके आपको रिटर्न नॉर्मल मिलेगा, यू विल नॉट बी एबल टू गेट एबनॉर्मल रिटर्न। तो ये लिखा है यहाँ पे, इन्वेस्टर कैन नॉट अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट बाय यूजिंग पास्ट प्राइसेस या किसी भी फॉर्म का ओके, दैट इज बेसिकली वीक फॉर्म मार्केट हाइपोथेसिस। अगेन ये हाइपोथेसिस बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, दिस इज नॉट ए प्रूवन फैक्ट, दिस इज ए स्टेटमेंट। ये एक तरह का स्टेटमेंट है यहाँ पे कि मार्केट इस टाइप की हो सकती है नहीं। तो इसके अंदर वीक फॉर्म के अंदर पास्ट मार्केट डाटा शो करता है, जो सिक्योरिटी का प्राइस हैगा, इट शो द हिस्टोरिकल प्राइस एंड वॉल्यूम। सो बेस्ड ऑन दैट अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा नहीं आएगा, जितना मार्केट का है उतना ही आपका आएगा। अगर आपको मार्केट को बीट करना है देन यू हैव टू यूज योर फंडामेंटल एंड इनसाइडर इंफॉर्मेशन। सेमी स्ट्रॉन्ग, ये बेसिकली क्या बोलता है, कहता है जो मार्केट प्राइस है ना वो शो करता है टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। मतलब अगर आप ट्रेडिंग करते हो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट्स, या अगर आप ट्रेडिंग करते हो ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन, ईपीएस, आरओए, आरओई, इनके बेस पे, रेशियोज के बेसिस पे जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, अगर आप करते हो आपकी रिटर्न क्या आएगी, नॉर्मल। तो मार्केट प्राइस शो पास्ट डाटा प्लस पब्लिक इंफॉर्मेशन। तो मार्केट प्राइस यहाँ पे शो क्या कर रहा है, पास्ट मार्केट प्राइस, पास्ट डाटा, या फिर क्या कहते हैं हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस, प्लस कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक इंफॉर्मेशन। सो दीज टू टाइप ऑफ एनालिसिस, टेक्निकल एंड फंडामेंटल, विल नॉट वर्क। अगर आपको एबनॉर्मल चाहिए रिटर्न तो आपको क्या करनी पड़ेगी, इनसाइडर ट्रेडिंग। टू अर्न एबनॉर्मल रिटर्न। अगर आपको मार्केट को बहुत अच्छे से बीट करना है तो आपको इनसाइडर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी टू बीट द मार्केट। ठीक है, अब बेसिकली ये और ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू वीक, उससे एक कदम आगे। और कई लोग ये बिलीव करते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं सेमी स्ट्रांग फॉर्म के आसपास होती है। ठीक है, माइट बी सेमी स्ट्रांग। लास्टली स्ट्रांग फॉर्म, भाई ये कहता है कि मार्केट प्राइस रिफ्लेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन, पास्ट का, पास्ट प्राइस, पब्लिक और इनसाइड इंफॉर्मेशन, मतलब कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप ये तीनों यूज करते हो, कुछ भी कर लो आप, बेसिकली आपकी रिटर्न कितनी आएगी, नॉर्मल। यू विल नॉट बी एबल टू अर्न एबनॉर्मल रिटर्न। टू अर्न एबनॉर्मल रिटर्न, ठीक है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए आप क्या करो, पैसिव स्ट्रेटेजी यूज करो, एक्टिवली मत बाय करो।
ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में पास्ट, पब्लिक और प्राइवेट इंफॉर्मेशन तीनों शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो इनसाइडर्स भी, जो जिनको एक कंपनी के बारे में एक अंदर की बात भी पता है, वो भी एबनॉर्मल रिटर्न अर्न नहीं कर पाएंगे। सो ये एक कदम आगे है वीक फॉर्म से और सेमी स्ट्रॉन्ग से। और कई क्या कहते हैं, रिसर्च एनालिस्ट बिलीव करते हैं कि मार्केट स्ट्रॉन्ग फॉर्म तो नहीं होती है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं, इवन आई हैव सीन दोस गाइस, दे मेक देयर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इनसाइडर इंफॉर्मेशन। तो लेकिन ये तो तीन फॉर्म बेसिकली बहुत टेस्टेबल है, वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फॉर्म। तो अगर मैं दोबारा रिवाइज कराऊं, वीक फॉर्म बेसिकली बोलता है कि आप मार्केट प्राइस शो द पास्ट डाटा, तो एबनॉर्मल रिटर्न के लिए आप क्या करो, फंडामेंटल करो या प्राइवेट इंफॉर्मेशन करो। सेमी स्ट्रॉन्ग क्या बोलती है, मार्केट प्राइस शो पास्ट डाटा और पब्लिक इंफॉर्मेशन, तो नॉर्मल रिटर्न के लिए आपको क्या करना चाहिए, प्राइवेट इंफॉर्मेशन। और इसके अंदर एबनॉर्मल रिटर्न, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में एबनॉर्मल रिटर्न पॉसिबल ही नहीं है। मार्केट प्राइस रिफ्लेक्ट पास्ट डाटा, पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड द प्राइवेट इंफॉर्मेशन। ये तीन बेसिकली आपके कहीं ना कहीं मार्केट के हाइपोथेसिस है। मार्केट एनोमली बेसिकली, इसके अंदर मार्केट एनोमली बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि इट सेज कई बार चेंज इन प्राइस इज नॉट लिंक टू एनी करंट इंफॉर्मेशन, मे बी it's more to link with the behavioral finance part of the thing। उसमें मतलब कि कई बार क्या होता है कि मार्केट प्राइस कोई नई जानकारी नहीं आई है, ठीक है, बस खाली कुछ पैटर्न है वो रिपीट होते रहते हैं। एग्जांपल मैं दूं, लेट्स से कि मंडे की रिटर्न ज्यादातर कम होती है एज कंपेयर टू ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, इस तरीके से, ठीक है। अब कहते हैं कि ये बेसिकली आपकी होती है अनोमली। तो मार्केट की जो रिटर्न है जो कम होती है उसका कोई बेसिक रीजन नहीं है, ऐसे बस एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब कहते हैं कि बहुत सारी अनोमली जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं वो डाटा माइनिंग या डाटा स्नूपिंग से, डाटा स्नूपिंग में कल मैं लेवल 2 में करवा भी रहा था। डाटा माइनिंग या डाटा यू डिग इनटू द डाटा अगेन एंड अगेन, मतलब कि आप डाटा को बार बार चेक करते हो तो कुछ ना कुछ तो काम कर ही जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं कि जो मार्केट एनोमलीज है वो कुछ तो जबरदस्ती की आपने बना रखी है, ठीक है। तो ऐसा है नहीं, वो मतलब एग्जिस्ट करती नहीं है। तो ये बेसिकली आपका है मार्केट एनोमलीज। इसमें पहला आती है कैटेगरी टाइम सीरीज एनोमलीज। अगेन अभी आपको दिक्कत हो रही होगी, जैसे जैसे करते हैं आपको और क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसमें आता है कैलेंडर एनोमली। ये क्या बोलता है कि जनवरी की जो रिटर्न होती है वो हल्की सी हायर होती है एज कंपेयर टू फरवरी, मार्च, अप्रैल में एंड एवरीथिंग एवरी मंथ। तो जनवरी की रिटर्न ज्यादा होती है और स्टार्टिंग के 5 दिनों में अच्छी खासी आपकी आती है रिटर्न। अब इसमें बेसिकली एक लॉजिकल रीजन है, कुछ में तो रीजन नहीं है लॉजिकल, लेकिन इसका अगर जो मैं एक लॉजिकल रीजन बताऊं तो इसका ये होता है कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, सिंस उसकी बुक्स दिसंबर में क्लोज होती है, वो कुछ प्रॉफिट को रियलाइज कर लेता है। जब वो रियलाइज करता है तो वो फिर मार्केट प्राइस कम हो जाता है, और फिर जब वो बेसिकली दोबारा बाय करते हैं जनवरी में तो अच्छी आपकी आती है रिटर्न, क्योंकि बहुत लोगों ने साल के एंड में अपने शेयर्स वगैरह बेच दिए होते हैं जनवरी दिसंबर में, तो जनवरी में जब वो दोबारा बाय करते हैं तो मार्केट ऊपर जाती है। तो ये एक रीजन है कि जनवरी का जो रिटर्न है वो ज्यादा होता है, लेकिन यू मस्ट नो कि जनवरी इफेक्ट है क्या, उसके पीछे का रीजन आपकी खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो टेस्टेबल नहीं है, दे कैन नॉट टेस्ट यू ऑन दिस, बट स्टिल यू मस्ट नो कि जनवरी का जो रिटर्न ज्यादा होता है एज पर दिस कैलेंडर एनोमली। सिमिलरली टर्न ऑफ द मंथ इफेक्ट, अगेन इसका कोई ऐसा कोई रीजन नहीं है, कहता है कि
मंथ के लेट्स से 31 मार्च है, 31 मार्च को और 1 2 3 अप्रैल को आपकी रिटर्न ज्यादा आएगी। मतलब मंथ का लास्ट डेट और स्टार्टिंग के 3 डेज ट्रेडिंग के आपका अच्छे जाते हैं एज पर दिस टर्न ऑफ द मंथ इफेक्ट। डे ऑफ द वीक ऑफ इफेक्ट जैसे मैंने को बताया था, मंडे की नेगेटिव आती है एज कंपेयर टू ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। वीकेंड इफेक्ट, वीकेंड की रिटर्न लोअर आती है एज कंपेयर टू वीकडेज। ठीक है, कुछ इंडेक्स वगैरह ऐसे होते हैं जो कि 7 दिन के लिए होते हैं, तो वीकेंड की कहीं ना कहीं कम होती है एज कंपेयर टू वीकडेज। हॉलीडे इफेक्ट कहता है कि जैसे कि अगर मैं बात करूं यूएसए में 4th of July है, कहता है कि ये आपका पब्लिक हॉलीडे है, इसके अंदर 3rd जुलाई को आपकी मार्केट ऊपर जाती है। मतलब पब्लिक हॉलीडे से एक दिन पहले मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है। ये कुछ इफेक्ट देखे गए बेस्ड ऑन दिस, सम ऑफ देम कुड बी रियल, लेकिन कुछ कुछ आपने डाटा स्कूपिंग आपने डाला। तो ये आपके कैलेंडर है, मतलब कि दीज आर मोर लिंक विद द कैलेंडर। तो जनवरी, स्टार्ट ऑफ द मंथ, डे ऑफ द वीक, वीकेंड एंड हॉलीडे इफेक्ट। बेसिकली नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं ओवर रिएक्शन इफेक्ट। ये क्या बोलता है? दिस इज इन रिगार्ड्स टू पोर्टफोलियो। तो ये क्या बोलता है कि सपोज आपका 3 से 5 साल के लिए अगर एक पोर्टफोलियो लूजर था, अगले 3 साल नेक्स्ट पीरियड में वो विनर बन जाएगा। और अगर आपका विनर था, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वो क्या बन जाएगा? लूजर। मतलब कि मार्केट में क्या होगा आपका? ओवर रिएक्शन इफेक्ट। The loser will become winner in the next period, and the winner will might become loser in the next period. ठीक है। दूसरा जो कई लोग बेसिकली यूज करते हैं, मोमेंटम एनोमली। बेसिकली कि सपोज एक स्टॉक है, वो 10 से 30 हो गया, तो दे आर लाइक कि ओके मोमेंटम अभी कैरी फॉरवर्ड रहेगा और ये स्टॉक अभी 30 का 50 भी हो जाएगा। तो स्टॉक दैट हैज जनरेटेड हायर रिटर्न इन द शॉर्ट पीरियड, वो बेसिकली अगले पीरियड में भी अच्छी देगा रिटर्न। दैट इज बेसिकली मोमेंटम एनोमली। मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड रहेगी। अगेन देखो ये दोनों इफेक्ट, देखो अगर मैं कहता हूं कि अगर सपोज मेरा पोर्टफोलियो लूजर था यहाँ पे और सरवाइव कर गया, तो अगले साल में लेट्स से कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मैंने क्या बोला कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा। और सपोज इसने अगर 10 से 30 करा, तो मैं तो मतलब कि चार्ट प्राइस को देख के मैंने क्या बोला कि ये अभी और बढ़ेगा। तो अगर ये मैं यूज करता हूं, तो ये कहीं ना कहीं वीक फॉर्म को वायोलेट कर रही है। इट वायोलेट द वीक फॉर्म, मतलब कि मैं टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके, वीक फॉर्म क्या बोलती थी? टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके आप वहां पे एबनॉर्मल रिटर्न जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन ये दोनों जो है, ये जो दोनों हैं पोर्टफोलियो का, मतलब मोमेंटम इफेक्ट और ये आपका ओवर रिएक्शन, ये दोनों कहीं ना कहीं वीक फॉर्म को वायोलेट करते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, these momentum and overreaction violate weak form। मतलब आप मार्केट को बीट कर सकते हो यूजिंग द टेक्निकल एनालिसिस। साइज इफेक्ट बेसिकली, तो ये क्या बोलता है कि जिसका मार्केट कैप कम है, स्मॉल कैप कंपनीज है, वो बेटर परफॉर्म करती है एज कंपेयर टू लार्ज कैप। ये एक बना हुआ है एनोमली, दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ क्रॉस सेक्शनल। वैल्यू इफेक्ट, देखो ये कहता है कि वैल्यू कंपनी बेटर कम करती है ग्रोथ कंपनी से। तो वैल्यू कंपनी कौन सी होगी एज पर द करिकुलम? जिनका प्राइस बाय अर्निंग, मतलब इन ए वे जिसका मार्केट प्राइस कम है। तो ये जो रेशियो हो गया पी बाई ई क्या होगा? कम। पी बाई बी क्या होगा? कम। और डिविडेंड बाय प्राइस या अर्निंग बाय प्राइस, ठीक है, ये बेसिकली क्या होगा?
ज्यादा। सो अगर कोई कंपनी है उसका पी बाई ई कम है, पी बाई बी कम है या डी बाई पी ज्यादा है, तो उसको हम कैटेगराइज क्या करते हैं, वैल्यू स्टॉक में। और एज पर दिस एनोमली वैल्यू स्टॉक टेंड टू आउट परफॉर्म द ग्रोथ स्टॉक। सो ग्रोथ स्टॉक का पी बाई ई ज्यादा होता है, क्यों, मार्केट प्राइस उसमें अच्छा खासा होता है। पी बाई बी ज्यादा होता है एंड डी बाई पी कम होता है। Okay, that is basically your value effect. Value company tend to outperform the growth company. कुछ और anomalies. First, I will go with the earning surprise. Okay? कहते हैं कि अगर आपका पॉजिटिव अर्निंग सरप्राइज आ गया, मतलब कि आपने उम्मीद किया था कि ईपीएस आपका आएगा ₹2 और एक्चुअली में आ गया 2.8, तो उससे आपका स्टॉक का रिटर्न बढ़ जाएगा, क्योंकि दैट इज बेसिकली योर पॉजिटिव अर्निंग सरप्राइज। और अगर आपकी कम आई, लेट्स से कि अगर वो रिटर्न 1.2 आ गया एक्चुअली में, तो आपका रिटर्न कम हो जाएगा। मतलब कि उस केस में आपका पॉजिटिव अर्निंग सरप्राइज, ठीक है, लीड टू पॉजिटिव रिटर्न, एंड नेगेटिव अर्निंग सरप्राइज में आपकी रिटर्न क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सो अर्निंग सरप्राइज के बारे में बात करता है ये वाला बेसिकली। ओके, आईपीओ, तो ये कई लोग बेसिकली यूज करते हैं कि अगर आप आईपीओ के शेयर्स बाय कर लेते हो तो आपका रिटर्न क्या होता है, ज्यादा आता है। अगर आपको आईपीओ के शेयर्स मिल जाते हैं ना, लेट्स से आपने निकाल दिए, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे रिटर्न अच्छा अर्न कर सकते हो। इकोनॉमिक फंडामेंटल, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या बोलना चाहता है यहाँ पे इसके अंदर की, सपोज स्टॉक की जो रिटर्न होती है वो इकोनॉमिक फंडामेंटल से कहने के लिंक होती है। मतलब अगर स्टॉक कहीं ना कहीं आपका अगर ज्यादा वर्टाइल हो रहा है, इंटरेस्ट रेट अगर कम हो गया, तो स्टॉक का जो रिटर्न है वो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक मार्केट में एक बैठा हुआ है, पोजीशन बैठा हुआ है कि अगर मान लीजिए कि स्टॉक है वो ज्यादा, ऐसे शरीर में होता है। तो ये मार्केट में ऐसा बैठा हुआ है कि इसके अंदर इस तरीके से वहां पे हो सकता है। बस सिंप्लीफाई करूं, आपने 1 करोड़ बंदों से, ठीक है, आपने 100 रुपए लिए, आप पे पैसे कितने हो गए, 100 करोड़। वो आपने सिक्योरिटीज पे लगा दिए, किसी उस पे वो आपने पैसे लगा दिए ईटीएफ पे, ठीक है। अब वो ईटीएफ बाय, लोगों ने बाय कर लिए, लेट्स से कि मिस्टर रेड ने ये ईटीएफ बाय कर लिया, तो जो अगर वो बेसिकली अगर वो एक ईटीएफ हैगा, ठीक है, तो उसका जो जो अगर उसमें लेट्स से 1 लाख ईटीएफ इशू करें, तो कायदे में बेसिकली उसका प्राइस कितना होना चाहिए, 100 करोड़। मतलब कि जो ये कुछ सिक्योरिटीज है, मान लीजिए कि सपोज ये आपका टीसीएस है, ये आपका टाटा पावर है, ये आपका अडानी के शेयर्स हैं, ये आपके शेयर रिलायंस के हैं, इस तरीके से आपने कोई कंपनी में लगा रखा है, ठीक है। अब 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा और फिर हमने ईटीएफ इशू कर दिए। अब जब ये 100 करोड़ और हमने 1 लाख ईटीएफ इशू कर दिए, जो कि 10,000 का एक है मान लीजिए इन लोगों का, तो कायदे में जब हमने 1 लाख ईटीएफ इशू करे 10,000 का, तो अगर तो टोटल वैल्यू कितनी है पूल की, 100 करोड़। तो अगर ये जो शेयर्स हैं अगर ये उठ जाते हैं, ठीक है, जो मेरा इन्वेस्टमेंट है अगर वो 100 करोड़ का बढ़ के लेट्स से इट बिकम 102 करोड़, सिमिलरली, तो ये जो यहाँ पे जो ईटीएफ की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 102 करोड़, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, आप इसको बोलते हैं एनएवी, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो, और जो एक उसका पर शेयर प्राइस है वो बेसिकली बराबर से आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर लेट्स से कि
1 लाख ETF है, 10,000 का एक है, तो कायदे में इसका प्राइस 10 मतलब कि 10,200 इसका प्राइस होना चाहिए था, है ना? क्योंकि क्योंकि 2% बढ़ गया है। लेकिन अगर ये ट्रेड हो रहा है 10,100 पे, ये बेसिकली तो मतलब कि ये डिस्काउंट में ट्रेड हो रहा है। कई बार ऐसा होता है, द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट शुड बी इक्वल टू द ETF का प्राइस, नोन एज NAV। ETF का जो प्राइस होना चाहिए, लेकिन कई बार ये इसका NAV है 10,200, लेकिन कई बार उसका मार्केट प्राइस उससे डिफर करता है। NAV sometime net asset value is not equal to the market price of the ETF। तो उस सिनारियो में ये एक आपके अनोमली आती है। तो इसके अंदर द शेयर्स ऑफ क्लोज एंड फंड, ठीक है, जो उसका प्राइस है उसका, वो डेविएट करते हैं उसके NAV से। कई बार वो डिस्काउंट पे ट्रेड होते हैं, मतलब 10,200 का होना चाहिए था मार्केट प्राइस, लेकिन कई बार वो 10,100 या मे बी 10,400 का ट्रेड हो रहा है। ये अगर NAV है तो मार्केट प्राइस उससे अलग आ रहा है, या तो ये आ रहा है या फिर ये आ रहा है, ठीक है। अब इसके कई रीजन होते हैं, कई बार टैक्सेस होता है, या कई बार जो मैनेजमेंट फीस है वो कई बार रीजन होता है कि कई बार इसलिए वो डिस्काउंट पे ट्रेड होता है। बट बॉटम लाइन, द वैल्यू ऑफ द पूल शुड बी इक्वल टू द NAV। अगर वो नहीं है तो बेसिकली यहाँ पे एक तो क्लोज एंड फंड कई बार बेसिकली डिस्काउंट पे ट्रेड होता है। सो जस्ट लुक एट दिस डायग्राम फर्स्ट। सपोज ये पर्सन है, ठीक है, तो ये पर्सन है, ये बेसिकली म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा है। तो ये एक म्यूचुअल फंड है। लेट्स से कि इस पर्सन, अब ये लोगों ने लेट्स से पैसे दिए, और उस पैसों से बेसिकली ये लोगों ने पैसे दिए म्यूचुअल फंड से, और उस म्यूचुअल फंड जो पैसे आए हमारे पास, लेट्स से हम पे पैसे आ गए 100 करोड़ ऐसे लोगों से। हमने क्या करा, उन पैसों को हमने म्यूचुअल फंड में कुछ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया। जैसे मैं एग्जांपल दिया था TCS, अंबुजा एंड ऑल दैट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पे, और ये पर्सन है, ये पर्सन मैनेज कर रहा है म्यूचुअल फंड। अब इसके अंदर एक चीज होती है NAV। अब अगर मैं दोबारा एक फ्रेश एग्जांपल दूं, सपोज ये पर्सन ने, ये मिस्टर रेड को 1 करोड़ म्यूचुअल फंड इशू कर दिए, जो कि 100 रुपए का एक है। टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 100 करोड़। तो ये लोगों ने 100 करोड़ रुपए दिए। अब इसका 100 करोड़ रुपए इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट हो रखा है, टाटा, अडानी, रिलायंस एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब तो अगर तो अब जो म्यूचुअल फंड का प्राइस जो होना चाहिए उसको हम बोलते हैं NAV। NAV बेसिकली क्या होता है, मैंने इसमें कितने शेयर इशू करे? 1 करोड़। सो टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, या नंबर्स ऑफ फंड्स, या नंबर्स ऑफ म्यूचुअल फंड इशूड, दैट इज योर NAV। अब ये मान लीजिए कि हमने 100 करोड़ इन्वेस्ट करे थे, वो बढ़ के 105 करोड़ हो गए। मान लीजिए 105 करोड़ माइनस जो बेसिकली आपका लाइबिलिटी है, लेट्स से वो 0 है लाइबिलिटी, अपॉन कितने हैं? 1 करोड़। तो कितने हो गए? 105 हमारा क्या आ गया? NAV, जो इसका प्राइस होना चाहिए म्यूचुअल फंड का। लेकिन कई बार क्या होता है, मार्केट प्राइस जो आपका एक्सचेंज पे, NSE पे जो म्यूचुअल फंड ट्रेड हो रहा है, उस बार कई बार उसका मार्केट प्राइस लेट्स से 104 चल रहा है, रेदर देन दिस प्राइस द प्राइस इज गोइंग एट दिस रेट 104।
तो ये बेसिकली यहाँ पे इशू कई बार हो जाता है कि कई बार एनएवी से एनएवी और मार्केट प्राइस कायदे में सेम होना चाहिए, लेकिन वो अलग होता है, मतलब कि वो डिस्काउंट पे ट्रेड होता है। और वही बेसिकली मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दैट एनएवी डेविएट फ्रॉम द मार्केट प्राइस, कई बार वो लार्ज डिस्काउंट पे होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट फीस या टैक्सेस। अगर लोगों को लगता है कि टैक्सेस फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं या म्यूचुअल फंड को बेचने में दिक्कत होगी, लिक्विड है म्यूचुअल फंड, तो उसका मार्केट प्राइस क्या होगा? कम होगा। और मार्केट प्राइस और एनएवी में डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं बिहेवियरल फाइनेंस। यू नो दैट्स मोर इन लेवल 3 ऑनेस्टली, बट लेकिन अब इसको एक बार हमको यहाँ पे गो थ्रू करना पड़ेगा। बिहेवियरल फाइनेंस का एक चैप्टर पोर्टफोलियो में भी ऐड हुआ है कुछ साल पहले। बेसिकली यहाँ पे कहने की बिहेवियरल फाइनेंस क्या करता है, लोगों के बिहेवियर को एनालाइज करने की कोशिश करता है और ये बोलता है कि कई बार इन्वेस्टर्स रेशनली एक्ट नहीं करता। बिहेवियरल फाइनेंस टेंड टू एक्सप्लेन कि वो क्या कर रहे हैं और उनकी जो डिसीजन है वो बेसिकली रेशनल है या नहीं है। बेस्ट एग्जांपल लॉस एवर्जन। सपोज आपने प्रॉपर्टी ली, 1 करोड़ का आपने लैंड लिया, अगर वो लेट्स से 1.8 करोड़ हो गया, मे बी आप उसको सेल कर दोगे अब और आप बड़े खुश हो गए। लेकिन वो अगर सेम अगर 80 लाख कम हो गया, 0.2 करोड़ हो गया, तो मे बी आप सेल नहीं करोगे, आप रुकोगे। तो यहाँ पे तो आप बेसिकली तो मतलब कि आप गेन को और लॉस को इक्वली नहीं देखते। पीपल टेंड टू डिसलाइक लॉस इज मोर देन कंपेरेबल गेन। मतलब कि अगर यहाँ पे उसको गेन मिल रहा है और यहाँ पे उसको लॉस मिल रहा है, ठीक है, तो वो बराबर रिएक्ट नहीं करते। दे टेंड टू डिसलाइक लॉसेस मोर। दैट इज लॉस एवर्जन, मतलब कि लॉस से भागते हैं। उनका ये होता है कि चलो कम से कम लॉस में ना जाए, बट लेकिन मतलब कि इक्वल अमाउंट ऑफ गेन या लॉस के लिए वो उनका बिहेवियर इक्वल नहीं होता है। सो दे हैव अ स्ट्रांग प्रेफरेंस टू अवॉइड एनी लॉसेस। दैट्स लॉस एवर्जन। हर्डिंग। हर्डिंग बेसिकली आपको होता है भेड़ चाल। तो लेट्स से कि सभी एक शेयर बाय कर रहे हैं, तो आपने भी वहां पे बाय कर लिया। दैट मे और मे नॉट बी बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी नहीं है आपको, लेकिन आपको लेट्स से कि कोई मीटिंग हॉल में बैठे, वहां 100 बंदों ने कहा, वहां पे 100 बंदे एक शेयर लेके बैठे हुए हैं, तो आपने कहा कि मैं भी वो शेयर लेके बैठूंगा। सो दैट्स हर्डिंग। ओवर कॉन्फिडेंट। अब लेट्स से कि आप अपनी वैल्यूएशन को, अपनी सोच को ज्यादा ही कॉन्फिडेंटली वहां पे लेते हो, ठीक है। मतलब कि कोई कोई नई इन्फॉर्मेशन आई, सपोज लेट्स से कि उसका आया कि कंपनी है, आप लेके बैठे हो, आपको लगता है कि बड़ी ग्रोथ होगी, लेकिन उसका ईपीएस का जो अर्निंग है वो काफी कम आई है। तो आपने इतना मतलब आपको अपने मॉडल में इतना कॉन्फिडेंट है, तो कि आपने उस पर इतना रिएक्ट नहीं करा और आपने कहा कि तो उस केस में स्टॉक विल बी मिस प्राइस। अगर आपके जैसे बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं कि ईपीएस मान लीजिए 5 की उम्मीद थी और 2 आया, तब भी वो इतनी कंपनी में इतनी अच्छी होप लेके बैठे हुए हैं, तो उस केस में स्टॉक क्या होगा? गलत प्राइस होगा बेसिकली, मतलब मिस प्राइस होगा। दैट इज ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है, सो यू मे नॉट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएटली। और अगर ऐसी लॉन्ग टाइम के लिए बेसिकली और ऐसे अगर बहुत सारे लोग हैं तो बहुत समय लग जाएगा। ओके, और जो उसका फायदा उठा जाएंगे वो प्रॉफिट कमा जाएंगे। ओके, इसके अलावा कुछ और क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन कैस्केड है। आई जस्ट गो वन बाय वन। ओके, रिप्रेजेंटेटिव्स। देखिए, आप अपना जो नई जानकारी आई है उसको स्टैंड अलोन नहीं देख रहे, आप पुराने माइंडसेट्स के साथ में लिंक कर रहे हो, बेस्ड ऑन सिमिलरिटी टू द करंट स्टेट और फैमिली क्लासिफिकेशन। 10 साल पहले ऐसे ही हुआ था, तो अभी भी ऐसे ही होगा। 10 साल पहले मार्केट, लेट्स से एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स से 10 साल पहले निफ्टी अगर 14 से हो गई थी और फिर 14 से 18 हो गई, और मतलब कि इतना कम हो गई थी, अभी भी दोबारा वैसे ही होगा। दैट्स मतलब कि आप एक फेमिलियर चीज से उसको लिंक कर रहे हो वहां पे।
सेकंड मेंटल अकाउंटिंग, ठीक है, आप क्या करते हो, गेन को और लॉस को एक सेपरेट अकाउंट में वहां पे रखते हो, ठीक है, एंड ट्रीट दोस अकाउंट डिफरेंटली। लेकिन होता क्या है कि कई बार उनके बीच में स्ट्रांग होता है कोरिलेशन। आपने कहा कि लेट्स से एक शेयर है, शेयर 1 वहां मुझे प्रॉफिट हो रहा है, शेयर 2 में मुझे लॉस हो रहा है, ठीक है। आप कई बार आप ये नहीं लिंक कर पाते कि ओके कि ये चीज में कि इन दोनों का आपस में लिंक है, अभी फिलहाल इसमें प्रॉफिट हो रखा है, तो हो सकता है कि इसमें लॉस हो जाए और इसका लॉस और बढ़ जाए। थर्ड, कंजर्वेटिज्म, बेसिकली आप बहुत स्लोली आप रिएक्ट करते हो नई इन्फॉर्मेशन के लिए, और अपने पहले के व्यूज वगैरह मेंटेन करके रखते हो। अगर आपको लगता है कि ये शेयर बढ़ेगा, कोई नई जानकारी आए, तो आप अपने पहले वाली सोच ही लेके बैठे हो, मतलब बहुत स्लो काम कर रहे हो उसके लिए। तो कहीं ना कहीं उससे, जैसे ये वाला उसके तरह ही हल्का सा ही है। नैरो फ्रेमिंग की बात करूं, ठीक है, आई इन्वेस्टर फोकस ऑन द इश्यूज इन आइसोलेशन, ठीक है, एंड रिस्पॉन्ड टू हाउ इशू आर पोज्ड। मतलब देखिए, एक लेट्स से आया कि रशिया और यूक्रेन की वॉर हो रही है, आपने उसको खाली वैसे ही देखा, आपने ये नहीं देखा कि ओके उससे एक तरह का मतलब बेसिकली बहुत सारी कंपनीज में इफेक्ट आ सकता है। तो यू सी इश्यूज इन आइसोलेशन। या जैसे मैं अगर मैं बात करूं, उसका जो बेस्ट एग्जांपल है कि जब क्या कहते हैं एमबीए सिक्योरिटीज थी, जब वो खराब हो गई, जब वो डिफॉल्ट करने लगी, तो ऑब्वियसली बैंक का प्राइस वगैरह वहां पे कम होना ही होना था। जब घर के डिफॉल्टर वगैरह बढ़ रहे थे, तो बैंक का भी डिफॉल्ट बेसिकली वहां, बैंक के भी बुरे हाल वहां पे होने ही होने थे, और वो हुआ भी। तो यू आपको एक कंबाइन करके वहां पे एक व्यू देना पड़ता है, उसमें बेसिकली लाइक डोमिनो इफेक्ट बेसिकली होता है ना, जैसे जैसे डोमिनोज होते हैं ना, उस तरीके से आपको देखना, आपको चीजों को देखना पड़ता है।